So hello people, this is your channel CATV and इस वीडियो में we are going to talk about the important quick questions of financial services in India chapter 8 SFM. So अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाए तो जो भी इम्पॉर्टेंट जो क्विक क्वेश्चंस है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने लायक वो हम उसको देखेंगे, ठीक है, और फिर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको हम क्विकली हम उसको लुकआउट करेंगे। सॉल्व करने का मीन्स कि हम उसको क्विकली लुकआउट करेंगे, ठीक। सो ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखो ये नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स है। तो नोट्स में जब भी अपडेट करने की बात आएगी या जब भी लगेगा क्या ये नोट्स का ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट समझना ज़रूरी है तभी जाके क्वेश्चन होगा, तो हम जो है पर्टिकुलर नोट्स को पढ़ेंगे तब तक। अदरवाइज़ हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन एट के पहले ये कुछ है चीज़ें कि पीएम में 2 टाइप के क्वेश्चन कवर है फैक्टरिंग के। एक तो ऐसा है कि फैक्टरिंग की इफेक्टिव कॉस्ट क्या है, ठीक है, और एक होता है अपना फिनेंशियल वायबिलिटी। फिनेंशियल वायबिलिटी मतलब कि फैक्टरिंग की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और एक तो है कि भैया जाना चाहिए तो इफेक्टिव कॉस्ट कितनी फैक्टरिंग की, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। फिनेंशियल वायबिलिटी के क्वेश्चन 14 से चालू होते हैं, तो अब हम देख लेंगे। तो बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन 8 की, तो ए लिमिटेड की टोटल सेल है सी। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन इनको समझते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है कि ए लिमिटेड टोटल सेल है 3.2 करोड़, ठीक है, साल भर की सेल है 3.2 करोड़। यह भी सेल क्रेडिट सेल मानो, ठीक है। अगर जब तक क्वेश्चन में क्रेडिट स्पेसिफिक नहीं दे के रखे तो तब वो हम परसेंटेज लगा लेंगे, अदरवाइज टोटल सेल तो 3.2 करोड़ है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज है, तो 90 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड है। 90 दिन में जो है कलेक्शन आ जाता है। मतलब सिंपल सी बात अपन बोल सकते हैं कि 90 दिन का है कि एक बार हम बेचते हैं तो 90 दिन हमें जो है कलेक्ट हो जाता है। अब पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि बैड डेट लॉसेस 1.5% है सेल के ऊपर, और द एक्सपेंडिचर इंकर बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिंग इन रिसीवेबल कलेक्शन, जो वो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं ना, जैसे अपने कोचिंग में भी देखो तो खर्चे हो जाता है। इन द सेंस कि एक पर्सन को रखा है जो फीस के बारे में बातें करता है कि भैया फीस आपको इतने टाइम पे हमको पे करना है, ये सब चीज़ें जो बात होती है। तो हमने किसी को उधारी पे दिया है तो क्रेडिट पे मंगवाने के लिए, मतलब कि उनसे पैसे मंगवाने के लिए जो है हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 5 लाख। अब फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय द फर्म रिसीवेबल ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। अब फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय द फर्म रिसीवेबल ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। अब फैक्टर को प्रिपेयर किया, ठीक है, और फैक्टर प्रिपेयर हो गया इनफैक्ट खुद से ही कि चलो यार बाय करते हैं फर्म रिसीवेबल को ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस क्या है कि फर्म से ले लिए रिसीवेबल्स, बोला कि हम सब मैनेज कर लेंगे, बैड डेट भी हुआ तो हम बियर कर लेंगे, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नॉन रिकोर्स का मतलब फैक्टर बैड डेट विल बी बियर बाय फैक्टर, और रिकोर्स का मतलब फैक्टर बैड डेट नॉट बियर बाय फैक्टर। सी अगर समझने का है तो याद रखने का तो ऐसा देख लेते हैं कि नॉन रिकोर्स है, नॉन रिकोर्स है ना, तो इसमें नॉट नहीं आएगा, मतलब कि फैक्टर विल बियर बैड डेट विल बियर बाय फैक्टर। नॉन रिकोर्स है ना तो नॉट नहीं आएगा, और रिकोर्स से तो नॉट आ जाएगा। मतलब नॉन रिकोर्स में नॉट नहीं आएगा, रिकोर्स में नॉट आ जाएगा। मतलब रिकोर्स मतलब बैड डेट विल नॉट बियर बाय फैक्टर, तो ये रिकोर्स है तो आप ही बियर करोगे। चलो, तो नॉन रिकोर्स बेसिस पे 2% कमीशन चार्ज कर रहा है। अब बैड डेट भी अगर वो खुद ही बियर करेगा तो आपसे 2% कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द फर्म। क्या लिखा है? फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द फर्म ऑन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%। फैक्टर ने बोला बाकायदा इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट पे करेंगे एडवांस। क्या इंटरेस्ट आपको एडवांस में जो है रिसीवेबल पे एडवांस आपको पे करेंगे, तो फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल, ठीक है, टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%। क्या आपको 18% हमको इंटरेस्ट रेट पे करना रहेगा, और हम जो है आपको एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। विद आफ्टर विथहोल्डिंग 10% एज रिजर्व कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। विथहोल्डिंग 10% एज रिजर्व कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग एज्यूमिंग 360 डेज इन ए ईयर। सबसे पहले हमको तो क्या निकालना है? इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी है। सिंपल सी बात है यार। इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब क्या है? चलाओ नोट्स पे आओ। इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब होता है कि नेट कॉस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव मतलब एनालाइज करना, वो तो ठीक है, बट ये बोलना चाह रहे हैं कि नेट कॉस्ट हम समझ लेते हैं। नेट कॉस्ट का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है ना, उसमें से क्रेडिट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैड डेट के खर्चे हटा दो। मतलब क्या है कि आपने फैक्टरिंग चूज़ करा, फैक्टरिंग के खर्चे है। अब फैक्टरिंग के खर्चे चूज़ करने से आपका जो है क्रेडिट, एडमिनिस्ट्रेशन और बैड डेट का कॉस्ट भी तो बचा, तो माइनस करो तो वो जो है वो नेट कॉस्ट ऑफ वो आ जाएगा, अपना नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ जाएगा। या अपन बोल सकते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव तो अपना एनुअलाइज हो गया,
तो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ऐसे आ जाएगा। और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग एनालाइज आपको फिर वो परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, अमाउंट में तो निकालो, इनफैक्ट आपको परसेंटेज में भी निकालना पड़ेगा। अब ये समझने के लिए सिंपल से आता है, हमको ये समझना पड़ेगा ना कि फैक्टरिंग में कॉस्ट कितनी लगी, तभी तो आप निकालोगे इफेक्टिव कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टरिंग में कॉस्ट कितनी लगी तो समझते हैं। ठीक है, अब फैक्टरिंग में कॉस्ट कितनी लगी तो हमको तो ये तो पता है कि भैया एक तो फीस है। ठीक है, तो एक तो जो है अपना 2% कमीशन है, एक तो कमीशन हो गया, पहला कॉस्ट तो कमीशन है। दूसरा कॉस्ट है कि भैया इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा इनको, इस पर ही पूरा खेल है। इसको करते हैं अपन, टोटल से 3.2 करोड़ है, 90 डेज़ का एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला, 3.2 इंटू 90 डिवाइड बाई 360, 80 लाख आया। ठीक है, 80 लाख आया। अब समझो, पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट करता है बैड डेट लॉस हुआ है 1.5% ऑन सेल। पास्ट एक्सपीरियंस तो यही बोलता है कि बैड डेट लॉस जो है वो 1.5% है सेल के ऊपर। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब कि जब वो खुद से करते थे तो सेल के ऊपर 1.5%, मतलब 3.2 अगर एनुअल ले तो 3.2 एनुअल उसका 1.5%, तो 3.2 उसका 1.5% जाया 48 लाख या 4.8 लाख, क्योंकि 3.2 करोड़ है ना, तो अपन 320 लाख ले लेते हैं। 320 लाख का 1.5% 4.8 लाख, ये बैड डेप्ट है। द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बाय फर्म एडमिनिस्ट्रेटिंग इट रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म, ये जो एक्सपेंडिचर इंकर करिए फर्म इज एडमिनिस्ट्रेटिंग इट्स रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडिचर फर्म इंकर करेगी तो एक्सपेंडिचर इंकर बाय फर्म, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने में खर्चा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा करने में खर्चा हो जाएगा 5 लाख। अब फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय द फर्म रिसीवेबल ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। फैक्टर ने बोला कि चलो नॉन रिकोर्स बेसिस से हम ही जो है बाय कर लेते हैं, 2% कमीशन लग जाएगा। अब फैक्टर को कमीशन कितना, 3.2 320 लाख का हमने जो है 90 डेज़ का हमने निकाला, बाकायदा 80 लैक्स आया। 80 लैक्स में सबसे पहले तो कमीशन माइनस किया। अभी जो 80 लाख है, ठीक है, तो 80 लाख का है रिसीवेबल, तो 80 लाख वो रिसीव करवाएगा, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि 80 लाख जो है वो रिकवरी करेगा। अब 80 लाख वो करेगा क्योंकि रिकवरी करने की भी जिम्मेदारी उसकी रहेगी ना, और बैड डेप्ट है तो बैड डेप्ट भी अगर कभी हुआ तो उसकी ही रहेगा, फॉल्ट ही रहेगा। उसने कमीशन चार्ज किया 80 का, हमने कितना चार्ज कर दिया 80 का 2%, तो 1.6 हो गया। चलो ठीक है, तो इसने 80 का 1.6 चालू करा, ठीक है 1.6 हो गया। रिजर्व है, अभी जो 80 लाख है ये एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल है ना, ये 80 लाख भाई 80 लाख रिसीवेबल है, एवरेज रिसीवेबल है, इसको ये ही जो है कलेक्ट करना पड़ता है। उसमें से उसने 1.6 लाख, ठीक है, ये 90 डेज़ का है तो 1.6 लाख उसने कमीशन काटा। उसका रिजर्व है, उसने बोला कि यार 80 लाख मैं आपको पे नहीं कर सकता, 80 लाख का 1.6, तो 80 माइनस 1.6 करो, उसका है। और रिजर्व बचा हुआ उसने रिजर्व रख लिया, कितना रख लिया 8 लाख, तो उसने रिजर्व रख लिया। तो एक तरीके से 8 लाख को रिजर्व रखने के बाद उसने बोला कि लो 70.4 लाख लो। अभी जो रिजर्व है ये मतलब बोलना ही चाह रहे हैं कि ये मैंने रखा हुआ है, आपको बाद में पे कर दूंगा, कल को नहीं भागे तो पे कर दूंगा, कल को भाग गए तो, कि पूरा पैसा मैंने आपको रिकवर करके दे दिया फिर आप भाग गए तो, ऐसा तो मैं पहले से ही काट के रख रहा हूँ रिजर्व, और पहले से ही मैं काट के रख रहा हूँ कमीशन। चलो ठीक है, अमाउंट अवेलेबल है 70.4, अब 70.4 अवेलेबल है, अब क्या करेंगे, ठीक है, अमाउंट जो अवेलेबल है वो 70.4 है, अब क्या, ठीक है, तो अमाउंट अवेलेबल है 70.4, अब क्या करेंगे, इतना उसको एडवांस दे दिया। अब फैक्टर विल डिडक्ट इंटरेस्ट, जब 80 लाख दिया पर 70.4 लाख देने से पहले अमाउंट जो है उसके पास अवेलेबल है कि यार इतना एडवांस दे, मैंने बाकायदा कमीशन काट लिया, मैंने बाकायदा रिजर्व हटा दिया, अब इतना एडवांस देने को बनता है, पर मेरे को इंटरेस्ट भी तो चाहिए। तो इसने एक मेन एजम्पशन ये है कि अमाउंट पेड बाय फैक्टर, देखो इसमें मेन एजम्पशन ये है कि इंटरेस्ट भी अपफ्रंट जो है फैक्टर ले लेता है अपने साथ, इंटरेस्ट भी अपफ्रंट है, जो जनरली इंटरेस्ट अपफ्रंट नहीं होता है, पर फैक्टरिंग में इंटरेस्ट भी अपफ्रंट होता है, इन द सेंस अपफ्रंट इन द सेंस कमीशन अपफ्रंट में ले लिया, अब इंटरेस्ट भी उसने अपफ्रंट में ले लिया कि अच्छा मैंने तुमको 90 दिन के लिए दिया है ना उधार, लो 90 दिन का इंटरेस्ट मैंने अभी काट लिया, अब भी पहले दिन पे उसने काट लेता है, अब ऐसा ही है फैक्टरिंग में, तो इंटरेस्ट भी काट लिया, ठीक है, और बचा हुआ फिर जो है पे कर रहा है वो, ठीक है।
और जब बात आती है 70 लाख अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस है 70,40,000, अभी 70,40,000 पे 18% है ना, तो ये 18% तो पर एनम रहता है, करो उसको 90 दिन का। वो जो है इंटरेस्ट 3,16,000 काटा, उतना अमाउंट उसने पे करा। अब ये इतना अमाउंट पे करा कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए ना, तो इतना अमाउंट उसने पे करा 90 दिन के लिए। अब 90 दिन बाद हम उसको वापस पे कर देंगे। उसने हमको पे करा 90 दिन के लिए, हमने 90 दिन में उसको वापस रिटर्न कर दिया, फिर वापस से हमने ले लिया। उसने 6723,200 हमको उसने दिया एडवांस, हमने उसको 3 महीने बाद 90 दिन बाद रिटर्न कर दिया। ठीक है, 3 महीने पूरे हो गए, फिर वापस जो है हमारे ड्यूज क्रिएट हो गए, क्योंकि 90 दिन की साइकिल है ना, वापस से एक साइकिल चालू हो गई। तो वापस 6723,000 आया, 90 दिन बाद वापस रिटर्न किया, वापस आया, वापस रिटर्न किया। ये बताने का तरीका है, ये बताना इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भैया 6723,200 पहले लिया, 90 दिन बाद दिया, फिर लिया, 90 दिन बाद दिया, तो साल भर में कितना आउटस्टैंडिंग आपको लगेगा? साल भर में आउटस्टैंडिंग 6723,200 ही है साल भर। मैंने लिया उस समय भी है, 90वें दिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली बात है, 90 दिन में मैंने उसको दिया पर मैंने वापस ले लिया ना। मैंने वापस क्यों लिया? क्योंकि 90 दिन के वापस एक डेप्ट क्रिएट हो गया ना, सेकंड चेंज चालू हो गई। तो उस दिन, उस 90वें दिन भी आउटस्टैंडिंग 6723,200 था कि पुराना साफ हुआ और नया ले लिया। अब वो अगले 3 महीने तक चलेगा, पुराना साफ होगा फिर नया ले लिया, वो अगले 3 महीने तक चलेगा। तो 6723,200 तो ऑल टाइम, ये ऑल टाइम रहेगा, चलता रहेगा, ये ऑल टाइम आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और ये कमीशन और रिजर्व तो हर क्वार्टर के हैं, हर 90 दिन के हैं। रिजर्व हमारा खर्चा नहीं होता है क्योंकि रिजर्व बाद में रिटर्न होता है, तो रिजर्व खर्चा नहीं है, रिजर्व तो मिल जाएगा, रिजर्व तो मिल जाएगा। फैक्टर ने अपने पास रखा है तो वो रिजर्व है, वो गुल्लक है, वो मिल जाएगी अपने को। पर जो है ये फैक्टर का कमीशन और जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो 90 दिन का ही है। तो जब बात आती है एनुअल कॉस्ट की, अभी तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, हमने जो है कमीशन कैलकुलेट कर लिया। अब उसको मैं 360 दिन तक तो कैलकुलेट करूँ, उसको मैं 1 साल का तो कन्वर्ट करूँ, यही एनुअल कॉस्ट करा बनना है। 160 लाख को 1.6 लाख को 6.4 लाख में कन्वर्ट किया। और ये जो इंटरेस्ट चार्जेस है इसको भी एनुअलाइज कन्वर्ट किया, तो टोटल आया 19,07,200। अब 19,07,200 है, तो अभी हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अ फर्म सेविंग ऑन टेकिंग फैक्टरिंग सर्विस, तो देखो ये तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। सेविंग क्या है वो भी एनुअलाइज करो। सेविंग क्या है? ये जो है 3.2 करोड़, ये 80 की बात नहीं करो, 3.2 करोड़ पे भैया बैड डेप बच गया ना 1.5% का, ये हो गया 4,80,000 इधर बचा। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन बच गया, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन था कितना? क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपन देखें तो ये देखे रखा है ना 5 लाख, ये लो 5 लाख बच गया, तो इतना बच गया। तो नेट कॉस्ट लगा 927,200। अब बोलने में तो ये आ जाएगा ना, क्या 927,200 तो यार ज़्यादा लग रहा है कायदे से, बट हमें इसमें ये चूज़ करना है अभी इस फर्म को अपना उसको डेलीगेट करना है फैक्टर को, तो नेट कॉस्ट ज़्यादा लगेगी फैक्टर की, ये 927,200। ये नहीं पूछ रहा अपने से कि हम फैक्टर को चूज़ करें कि नहीं करें, वो तो ये बोल रहे हैं कि फैक्टरिंग करनी है। ठीक है, तो 927,200 और सारा टेंशन आप ले लो, ये नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है, नेट कॉस्ट टू द फर्म है। ठीक है, अब बात यह है कि फर्म को तो नहीं करना, उसको फैक्टरिंग को देना है। अब फैक्टरिंग को देना है तो देखो दो चीज़ें, या तो बैंक से आप करवा लो या तो फैक्टर से करवा लो। अब बैंक से फैक्टर से करा लो तो बैंक को जब आप बोलोगे कि यार देखो 90 दिन की रिसीवेबल है यार, आप प्लीज़ ले लो और मेरे को बदले में पैसे दे दो, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है ना अमाउंट, तो बदले में पैसे ले लो। तो बैंक ने बोला कि चलो ठीक है पैसे तो ले लो, पर जो है तुम ही रिकवरी करवा के बैंक को दे देना, मतलब कि तुम ही रिकवरी करवा के देना, मेरी तरफ से एडवांस तो ले लो पैसे, पर तुम ही रिकवरी करवा के दे देना। पर भैया अपने को तो रिकवरी से भी, अपने से तो रिकवरी भी नहीं हो रही, तो बेटर है कि भैया अपने से तो रिकवरी ही नहीं हो रही, अपन तो क्या करेंगे, अपन तो बोलेंगे कि भैया फैक्टर को दो, फैक्टर भले ही ज़्यादा % कमीशन जो भी है चार्ज करेगा, तो कम से कम फैक्टर रिकवरी तो करवा लेगा, मेरे को रिकवरी नहीं करवानी, तो फैक्टर रिकवरी करवा लेगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन चार्ज करेगा, इंटरेस्ट अप फ्रंट में ले लेगा, ये रहेगा, पर कम से कम जो है फैक्टर ही सारा काम देख लेगा। तो ऐसे केस में इंसान बैंक के पास नहीं जाके फैक्टर के पास चले जाता है, और बैंक वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है, फैक्टर तो जो है कम डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा सा एग्जीक्यूशन उसका हो जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं कि
कंपनी इज कंसिडरिंग इंगेजिंग अ फैक्टर, एवरेज कलेक्शन पीरियड तो 80 डेज है, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 डेज है, 0.5% डेटा डिफॉल्ट है, ये बैड डेप्ट, ACP आ गया। फैक्टर हैज़ एग्रीड टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 डेज, तो फैक्टर एग्री हो गया टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 डेज, to agree to pay money due after 6 days and will take the responsibility of any loss on account of bad debt, मतलब ये नॉन रिकॉर्स हो गया वापस से, ठीक है। फैक्टर ने एग्री करा टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 डेज कि हम जो है पे कर देंगे मनी, ठीक है। तो मतलब कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है आपका 80 डेज है, ठीक है। बैड डेप्ट आपको लगता है, फैक्टर ने क्या बोला कि 60 डेज का हम कर देते हैं, ठीक है, और नॉन रिकॉर्स है। अब एनुअल चार्ज ऑफ फैक्टरिंग 2% है, एनुअल चार्ज फैक्टरिंग का तो 2% है ना, ठीक है। फैक्टरिंग ने बोला कि एनुअल चार्ज 2% है, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपका सेव हो गया 1 लाख, एनुअल सेल ऑल ऑन क्रेडिट 100 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 80%, समझेंगे। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है 15%, बोरिंग कॉस्ट 15% है। एज्यूम द ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज, हमको फैक्टरिंग एग्रीमेंट के कंपनी को फैक्टरिंग एग्रीमेंट में एंटर होना चाहिए, ये तो पूछ ही लिया इसने डायरेक्ट, ठीक है। अब कंपनी को क्या फैक्टरिंग एग्रीमेंट में एंटर होना चाहिए, इसमें तो डायरेक्ट टाइप 2 वाले क्वेश्चन पूछ लिया कि शुड कंपनी एंटर इनटू फैक्टरिंग एग्रीमेंट। अब देखो, एक तरीका ये होता है कि हम नेटिंग कर लें, और एक तरीका ये होता है कि हम इंक्रीमेंटल कैलकुलेट करने की जगह हम इस पोर्शन से भी कैलकुलेट करें, उस पोर्शन से भी कैलकुलेट करें। तो हम पहले समझते हैं कि अगर हम खुद से करते हैं चीज़ों को तो क्या होता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, कंपनी का डेटा है 80 डेज, तो हम जब खुद से कैलकुलेट करते हैं तो हम समझ रहे हैं कि जो 100 लाख है 80 डेज तक तो जो है अमाउंट ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो अमाउंट ब्लॉक रहता है मतलब कि 2191781 इतना अमाउंट ब्लॉक रहता है, मतलब वही डेटर है, ठीक है। अब यही जो है फैक्टर किस में रहता है, तो 1643836 होता है, क्योंकि वो 60 डेज तक है। तो कायदे से देखा जाए सिंस इसमें जो है वेरिएबल कॉस्ट देके रखा है 80% ऑफ सेल्स प्राइस, तो एक तरीके से अब मैं इसका 80% कैलकुलेट कर सकता हूँ 2191781 का, 2191781 का 80%। बीच में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, मैं नहीं, वो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो 2191781 का 80% कैलकुलेट किया तो आया 1753424.8, और रही बात है हमारा 1643836, इसका अगर हम 80% निकालें तो 80% आ रहा है हमारा 1315068.8। तो चिंता मत करो, डिफरेंस यही आएगा। देखो सिंपल से बात है, मैंने ये लिया एक कॉलम में, ये लिया दूसरे कॉलम में, इसका 80% कैलकुलेट करा, इसका 80% कैलकुलेट किया। सिंपल से बात है, क्यों? क्योंकि ये जो है इतना रिडक्शन हो गया है कम फैक्टर के आने से, ठीक है। तो फैक्टर के आने से इतना ब्लॉक हो गया है कम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो फैक्टर के आने से सिंस कम हुआ है, मीन्स ये तो एक तरीके से सेविंग हो गई। अब सिंस सेविंग हो गई है, अब अपन थोड़ा सा इंक्रीमेंटल पे चल सकते हैं कि 438356 जो है ये हो चुकी है सेविंग। तो 438356 ये हमारी हुई है सेविंग। ये जो सेविंग हुई है ये 15%, ठीक है, हमने इसका 15% कैलकुलेट किया। अब सी ये 438356 हमारा जो है, अब इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 15%, ये 15% देखो, ये 438356 ना ये ऑल टाइम रहेगा, ये ऑल टाइम रहेगा इन द सेंस कि इतना बचत तो हर टाइम रहेगी। 438356 की जो बचत है वो हर टाइम रहेगी। हर टाइम मतलब कि जब भी ब्लॉकेज होगा हमको याद आएगा कि चलो ठीक है यार, हमको ज़्यादा लग रहा था, फैक्टर में कम लग रहा है, 438356 ऑल टाइम रहेगा। तो एक तरीका ये है कि 15% जो है हमारा, उसको हम जो है 15% हम कैलकुलेट करें। तो 15% या तो हम
रिमेनिंग डेज के लिए कैलकुलेट करें या तो हम पर एनम के लिए कैलकुलेट करें। सी 438,356 आया कैसे था? 438,356 ऐसे आया था कि हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटर है, एक्सिस्टिंग डेटर का हमने जो है 80% निकाला, और ये जो हमारा एवरेज डेटर है 1643836, इसका भी 80% ब्लॉकेज होता था। अब जब हमारा जो है 80% ब्लॉक हुआ, जब 80 डेज का जो ब्लॉक हुआ वो भी 80%, ये जो ब्लॉक हुआ इस पे जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 80 डेज का। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा 80 डेज का? जैसे कि इधर हम देखें, अगर इधर हमने देखा तो एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल, ये मैं क्वेश्चन 8 की बात कर रहा हूँ, जैसे एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल रहता है, बाकायदा इसमें फैक्टरिंग कमीशन रिजर्व की तो इस क्वेश्चन में बात नहीं करी है, पर जो भी है ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट 90 डेज का कैलकुलेट होता है। ये इंटरेस्ट आपका 90 डेज का कैलकुलेट होता है, फिर बाद में उसको एनुअलाइज करते हैं। ठीक है, अब ये 90 डेज का क्यों कैलकुलेट किया है? ये 90 डेज का इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि अमाउंट एडवांस टू बी पेड हमको निकालना है, और इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट बेस्ड होता है। इधर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 90 डेज का इंटरेस्ट निकालना है, हम तो डायरेक्ट जो है इंटरेस्ट निकालो साल भर का। तो वही बात आती है कि पीरियोडिकल इंटरेस्ट रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है पीरियोडिकल इंटरेस्ट रेट निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमको क्यों ज़रूरत नहीं है? इधर तो हमने कैलकुलेट किया था, इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज अमाउंट एडवांस टू बी पेड नहीं निकाल रहे। इधर अमाउंट एडवांस टू बी पेड निकाला था, इधर अमाउंट एडवांस टू बी पेड नहीं निकाल रहे, इफेक्टिव इंटरेस्ट भी हम नहीं निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट 15% पर एनम इसको हमने 80 डेज का करा ही नहीं। तो जो हमारा आया था, जो हमारा ब्लॉक हुआ था, ठीक है, 1753424, जो ये इसका 80% है, ठीक है, तो 1753424.8, इसका जो है हम उसका 15% कैलकुलेट करेंगे तो 263013.72 आएगा, 263013.72, और इसके ऐसे ही इसका कैलकुलेट करेंगे तो 195,260.32 आएगा, 195,260.32। तो इस तरीके से जो है हमारा इंटरेस्ट सेविंग निकलेगा 65753। इधर इंटरेस्ट ज़्यादा था, इधर इंटरेस्ट कम लगेगा। अब रही बात बैड डेब्ट की, तो बैड डेब्ट तो पूरे के पूरे ही बचे। क्या बोला है कि देखा जाए तो बैड डेब्ट जो है लिखा है, विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कितने होते हैं? 0.5% ऑफ डेटर डिफॉल्ट, ये बैड डेब्ट होता है। तो एनुअल सेल है, तो एनुअल सेल कितनी हमारी? एनुअल सेल हमारी कितनी है? 100 लाख। एनुअल सेल 100 लाख है, 100 लाख का अपना बैड डेब्ट जो सेविंग है, ये बैड डेब्ट हमारी सेविंग हो गई 2,15,753। अब ये जो सेविंग हुई है, जैसे इंटरेस्ट की सेविंग हुई है, ये भी सेविंग हुई है। तो अगर हम या तो ऐसा करें कि इंटरेस्ट हमने जो करा 263013.72, उधर का इंटरेस्ट है 195,260.32, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। दूसरा हमारा हो गया कि हमको बैड डेब्ट कॉस्ट लगता है, तो 263013.72 में बैड डेब्ट ऐड करो 50,000, ठीक है, ये बैड डेब्ट ऐड करो, और उधर जो है उधर 2 लाख ऐड करो, एनुअल चार्जेस में उधर 2 लाख ऐड करो, तो अब एक कॉस्ट कंपैरिजन होगा। तो ये जो हमारा हुआ है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, तो जो एनुअल चार्जेस है हमारा ये 2 लाख है, और जो हमारी सेविंग है, कुछ हद तक सेविंग जो है हमारी 2,15,753 हो गई है। सो इस तरीके से हमारा नेट एनुअल बेनिफिट आया 15,753। सो इस तरीके से हमारी जो है सेविंग 65,753 हुई, और बैड डेब्ट जो हमारा सेव हुआ वो 50,000 हुआ। इतनी सेविंग होने के बाद जब एनुअल चार्जेस देखा है, तो एनुअल चार्जेस है जो फीस वो चार्ज करे वो 2 लाख है, तो नेट एनुअल बेनिफिट, क्योंकि सेविंग है इतनी, वो फीस वो 2 लाख चार्ज करे, तो नेट एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग ये है हमारा 15,753। अब रही बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो ठीक है, नॉर्मल ही, तो उस तरह खास नहीं है। आती बात क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि क्रेडिट सेल और रिसीवेबल जो एम लिमिटेड का है एट द एंड ऑफ द ईयर वो 374 लाख और 46 लाख है, ठीक है। अब 374 लाख और 46 लाख है, ओके। अब क्या बोलना चाह रहे हैं? 374 लाख और 46 लाख है, ये क्या है? ये क्रेडिट सेल्स, ठीक है, और रिसीवेबल्स है। तो देखा जाए तो 46 लाख डिवाइड बाय 374 लाख मतलब कि 12.29 इंटू 365 गया या 360 किया। और सबसे पहले तो क्रेडिट सेल हमारा जो है 374 लाख है, और रिसीवेबल हमारा 46 लाख है। तो 374 लाख जो है वो 365 दिन का है, तो एक दिन का कितना है? एक दिन का है 102,465 का क्रेडिट सेल। हमारा डेटा 46 लाख का है, हमारा रिसीवेबल जो है 46 लाख का है। तो देखा जाए
तो क्रेडिट सेल अगर 374 लाख का है और 365 डेज अगर लिए हैं तो एक साल का हमने क्रेडिट एक दिन का हमने क्रेडिट सेल निकाला, ठीक है, और 46 लाख है तो एक तरीके से अराउंड 44 से 45 डेज का हमारा क्रेडिट पीरियड है। एक वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट 5% है, कि वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। तो ठीक है, अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिया है तो 5% का ओवरड्राफ्ट है। एम लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल फॉर फैक्टरिंग इट्स डेप्ट ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस एट एन एनुअल फी ऑफ 3% ऑन क्रेडिट सेल। तो क्या हो रहा है, एम लिमिटेड कंसिडर कर रहा है कि चलो फैक्टरिंग में जाते हैं नॉन रिकोर्स बेसिस पे, फीस उसकी लगेगी 3% क्रेडिट सेल्स पर। तो 3% क्रेडिट सेल पर है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालनी है, और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग हमको क्यों निकालनी पड़ती है, जब हमको अमाउंट, ठीक है, इफेक्टिव रेट हमको तब निकालना पड़ता है जब अमाउंट हमें पेड निकालना पड़ता है। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 8 था कि अमाउंट हमने पेड निकाला था तो उसने 90 दिन का जो है हमने फिर वो कमीशन माइनस किया था। अगर आप देखें तो जो है बाकायदा जो है अगर हमने देख करा हो तो ये जो है 90 डेज़ का निकालते हैं, सब 90 डेज़ का निकलता है, सब 90 डेज़ का निकलता है। रिसीवेबल भी 90 डेज़ का, फैक्टरिंग कमीशन, ठीक है, तो चलो ठीक है, रिसीवेबल तो निकालना ही पड़ता है, कमीशन माइनस करते हैं, रिजर्व माइनस करते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट माइनस करते हैं ताकि एडवांस टू बी पेड आ जाए, ठीक है। तो ये जो माइनस होगा, फिर एडवांस टू पेड में से इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर जो है इसको इंटरेस्ट को ही वो सारे खर्चों को वापस एनालाइज करते हैं और इस पे जो है बाकायदा एडवांस टू बी पेड पे इफेक्टिव कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। तो इधर इफेक्टिव कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत है नहीं, इफेक्टिव कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सब पर एनम पे भी चलेगा। तो 3% है क्रेडिट सेल पे, तो सीन सब 3% क्रेडिट सेल पर है। एज ए रिजल्ट एम लिमिटेड सेव 1 लाख पर ईयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई सेव, बैड डेप्ट हो गए सेव। द फर्म विल मेंटेन एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज। तो क्या बोला है कि द फर्म विल मेंटेन एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, ठीक है, एंड एडवांस 80% ऑफ द फेस वैल्यू देयर ऑफ एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। क्या बोला है कि फर्म मेंटेन करेगी एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज का। तो क्या बोला है कि अगर आपने फैक्टरिंग करवाई तो एज ए रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से वो आपका बैड डेप्ट से हुआ, 30 डेज का जो है कलेक्शन पीरियड हो जाएगा आपका, 80% ऑफ फेस वैल्यू देयर ऑफ एट एन एनुअल रेट ऑफ 7%। आपको एडवांस दिया जाएगा 7% के ब्याज पे, और 30 डेज का जो है हमारा 30 डेज का हमारा क्रेडिट पीरियड हो जाएगा, जो पहले 46 डेज का जो भी है। पर हमको डेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि पहले हमारा जो है रिसीवेबल वो 46 लाख का था, अब वो 30 डेज का हो गया है। तो 30 डिवाइड बाई 365 ऐसे करते हुए 3073973 का हो गया। तो रिसीवेबल का मैनेजमेंट जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो डिडक्शन इन रिसीवेबल हो गया, बहुत ही सही हुआ। तो जो पहले 46 लाख पे ब्लॉकेज होता था 5% का, 46 लाख पे ब्लॉकेज होता था, इन द सेंस इस तरीके से ब्लॉकेज होता था कि भाई वो हमको बोरो करना पड़ता था, तो इसलिए तो ओवरड्राफ्ट लेते थे, वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट तो हम लेते थे। पर अब जो है 46 लाख पे 5% होता है, अब 3073973 पे होता है। तो रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट हो गया, फाइनेंस कॉस्ट तो पूरा का पूरा कम ही हो गया, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट। अब रिडक्शन हुआ फाइनेंस कॉस्ट का, साथ ही साथ तो हमने क्या किया कि ये 2,30,000 15363,699 इस तरीके से हमारा रिडक्शन हो गया फाइनेंस कॉस्ट का। जैसे कि इधर देखें हम, तो बाकायदा इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था कि रिडक्शन हुआ था, ठीक है, रिडक्शन हुआ था फाइनेंस कॉस्ट का। साथ ही साथ बैड डेप्ट की सेविंग तो है ही है, बैड डेप्ट की सेविंग तो है ही है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की भी सेविंग। मैं नोट्स में ये अपडेट कर देता हूँ कि जब इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट निकालना पड़ता है तो इतनी माथापच्ची करनी पड़ती है कि अमाउंट टू बी पेड बाय द फैक्टर, ये सब हमको करना पड़ता है, क्योंकि हमको जो है पहले हम पीरियड का निकालते हैं, फिर पीरियड से हम एनुअलाइज का निकालते हैं, और एनुअलाइज करके जो है हम इसके नेट कॉस्ट निकालते हैं, तब जाके इफेक्टिव इंटरेस्ट परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि कभी जब हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये तो काम। तो कभी हमें जब इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं निकालना है तब हमको क्या करना पड़ेगा, तो सी
कभी इफेक्टिव इंटरेस्ट कभी हमें नहीं निकालना हो, हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं निकालना है तो नोट डेट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, ठीक है। हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं निकालना है तो नोट डेट, जब हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं निकालना है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि अमाउंट एडवांस हमने कितना पे करा है, हमको ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको जो डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट्स करना है, जैसे इधर टोटल सेविंग कर रहे हैं कि रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और बैड डेट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट तो मतलब वही इंटरेस्ट सेविंग हो गया, बैड डेट हो गया, ये सेविंग हो गया। पर अब जो है ये हमने सेविंग करा, ये हमारा सेविंग हो गया। अब इसमें अगर जो है अगर फैक्टर फीस चार्ज कर दे, ये तो बेनिफिट कैलकुलेशन है, फीस चार्ज कर दे तो फीस रिड्यूस हो जाएगी, ये जो कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट है बेनिफिट से घट जाएगा वो, ठीक है। तो चार्जेस पेबल टू फैक्टर हो जाएगा वो, तो वो रिड्यूस होगा फैक्टर फीस या कमीशन से। अब इधर अगर हम बात करें, सो अगर हम देखें तो अब इधर ये तो हो गया हमारा बेनिफिट एज रिड्यूस बाय द फैक्टर फीस, कमीशन और फैक्टर कॉस्ट। इधर फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाली, इधर फैक्टर कॉस्ट कुछ ऐसी है कि अब इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बाय फैक्टर, अब फैक्टर जो है बाकायदा इंटरेस्ट देता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझे कि भैया जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल हमारे कम हो गए, पहले जितने के थे अब रिसीवेबल कम हो गए, तो बाकायदा अब रिसीवेबल खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो रिडक्शन इन रिसीवेबल है, तो रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट तो वही हुआ। अब साथ ही साथ हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है एस्टिमेट रिसीवेबल अंडर फैक्टर, ये 3073973 है, इसका 80% इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि 80% ऑफ द फेस वैल्यू को एडवांस किया जाता था। ये जो एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स था अंडर फैक्टर 3073973, अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन एडवांस, क्या बोला है, एडवांस 80% तो एडवांस मिल जाता था। तो देखो अगर रिसीवेबल की बात करें तो रिसीवेबल हमारे कम हो गए, रिडक्शन इन रिसीवेबल है, फाइनेंस कॉस्ट का हमको मिला बेनिफिट, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं, फिनेंस कॉस्ट का हमको बेनिफिट मिल गया। और ये 5% का ही बेनिफिट मिला क्योंकि जो है पहले जो है हमारा फिनेंस कॉस्ट हमारा इतने पे लगता था, 46 लाख पे लगता था, 2,30,000 फाइनेंस कॉस्ट, अब हमारा जो है 153,699 पे लगता है, तो ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग की बात करें, ये हमारी सेविंग हो गई। अब ठीक है, तो ये जो है हमारा पर्टिकुलर 3073973 इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बाय फैक्टर। अब ये जो एडवांस है क्या होता था कि द फैक्टर विल मेंटेन रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 30 डेज का, वो तो था, एंड एडवांस 80% ऑफ द फेस वैल्यू एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। अब वो जो है अगर हम देखें तो एडवांस वो देता था 80%, 2459178 जो भी है वो एडवांस देता था 7% पे, बैंक से लेते थे हम 5% पे। तो कायदे से ये 2% का जो ऊपर का खर्चा है ये भी एक तरीके से एक्सपेंडिचर है। तो ये 2459178 इसका एडिशनल 2%, 49183, ये हो गया हमारा खर्चा। मतलब कि एक तो हम सोचे कि जो 2,30,000 का है वो पहले 2,30,000, जो 46 लाख पे हम 2,30,000 से हम जो ऐसा बोरो करते थे, ठीक है, तो 46 लाख पहले जो एस्टिमेटेड रिसीवेबल था ये इतना ब्लॉक रहता था, 5% से हम उतना बोरो करते थे, अब वो 3073973 पे ही करना पड़ेगा, तो एक तरीके से हमको बेनिफिट मिल गया। पर एक खर्चा ये है कि ये जो 3073973 है इसमें इसका 80% जो है वो 2% ज़्यादा पे आपको मिलता है, तो 2% ज़्यादा पे मिलता है तो ठीक है 49183। सो इस तरीके से जो है चार्जेस पेबल टू फैक्टर और साथ ही साथ चार्जेस पेबल टू फैक्टर कितना है वो जो इधर कैलकुलेट हुआ होगा, चार्जेस पेबल टू फैक्टर वो है 3% ऑफ क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल 3% ऑफ क्रेडिट सेल, अब क्रेडिट सेल कितना, ठीक है, तो 3% ऑन क्रेडिट सेल देके रखा है 374 लाख, उसका 3% कैलकुलेट किया और इस तरीके से जो है हमारा कॉस्ट आया। डिफरेंस कैलकुलेट किया तो नेट सेविंग है क्योंकि कॉस्ट फैक्टरिंग की ज़्यादा है, सॉरी कॉस्ट है फैक्टरिंग की, ठीक है, 1171143, और नेट सेविंग हमारी नेगेटिव है, नेट सेविंग इज नेगेटिव, तो प्रपोजल कोई वायबल नहीं है। अब रही बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की, तो एटलांटिक कंपनी है, तो एटलांटिक कंपनी है, टर्नओवर 4.8 करोड़ है। चलो एटलांटिक कंपनी है, टर्नओवर 4.8 करोड़ है, ग्रोथ इसकी 25% है फॉर फोर्थ कमिंग ईयर, क्रेडिट पीरियड है 90 डेज,
पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ बैड डेब्ट है 1.75% ऑन सेल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 6 लाख। इट हैज़ डिसाइडेड टू टेक फैक्टरिंग सर्विसेज, उसने सोचा कि फैक्टरिंग सर्विसेज लेते हैं तो 2% कमीशन है, 50%, अब देखो 2% कमीशन, फैक्टरिंग कमीशन 2%, 20% रिस्क विथ रिकोर्स। 20% रिस्क विथ रिकोर्स मतलब अगर हम बैड डेब्ट की बात करें तो 20% रिस्क विथ रिकोर्स मतलब ऐसा है, रिकोर्स मतलब नॉट, 20% विल नॉट बी, रिकोर्स मतलब कि नॉट बियर बाय द फैक्टर, 20% जो है वो बियर करेगा जो है पर्सन, ठीक है, और फैक्टर बियर नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले ऐसा होता होगा कि बिफोर फैक्टरिंग वो 100% रिस्क बियर करता होगा, फैक्टरिंग के बाद वो सिर्फ 20% बियर करेगा। फैक्टर विल पे एडवांस ऑन द रिसीवेबल एट 16% आफ्टर विथहोल्डिंग 10% एट रिजर्व। कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे निकालेंगे? अब देखो क्या लिखा है वापस से, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। देखो अब आ जाए इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है तो वही क्या कर ले हम, हमारा जो चलता है रेंट, जो हमारा चलता है एक पूरा प्रोसेस, वो प्रोसेस चालू कर दे कि टोटल सेल कितनी क्रेडिट में थी, एवरेज डिसेबल, पूरी प्रोसेस हम चालू कर देते हैं। ये पूरा इफेक्टिव कॉस्ट के चक्कर में ही हो रहा है। चलो ठीक है, करते। तो हमारा जो है एक्सपेक्टेड टर्नओवर 4.8 करोड़ था, ठीक है। तो टर्नओवर 4.8 करोड़ है, ग्रोथ 25%, तो ठीक है 6 करोड़ हो गया हमारा, ये जो टर्नओवर हमारा 6 करोड़ हमारा हो गया। अब एवरेज रिसीवेबल निकाल लो, ठीक है भैया, हमने एवरेज रिसीवेबल निकाल लिया। एवरेज रिसीवेबल हमारा 90 डेज़ का है 150, और बाकायदा फैक्टरिंग रिजर्व और कमीशन ये जो हमने माइनस किया तो हमारा जो है नेट पेमेंट, वो नेट पेमेंट आया, ठीक है। ये फैक्टरिंग कमीशन और रिजर्व हमने कितना माइनस किया, तो वही 2% माइनस किया, फैक्टरिंग कमीशन भी 2% है, तो 2% कितना, 150 रुपये कैलकुलेट होगा, 2% तो 3 होगा, और 10% विथ होल्डिंग हमने माइनस किया, तो जो है हमारा नेट पेमेंट आया। नेट पेमेंट आने के बाद इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा। अब नेट पेमेंट आया है, ठीक है, नेट पेमेंट आया है, सिंपल सी बात है, ये अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस है, नेट पेमेंट की अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, हाँ। तो ये कमीशन ये सब माइनस करने के बाद अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस आ गया। अब उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो। अब देखा जाए तो जो है ये हमको एडवांस मिलेगा, ठीक है, तो एडवांस मिलेगा तो नेट पेमेंट है, तो नेट पेमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करो, तो इंटरेस्ट है जो 16 डेज़ का 16% जो हम माइनस करेंगे, 90 डेज़ का कैलकुलेट करेंगे, तो 5.28 माइनस हो गया। अमाउंट टू बी पेड एज एडवांस आया, तो अमाउंट टू बी पेड फॉर एडवांस, ठीक है, इतना एडवांस पे हो गया। अब वही बात आ जाती है ना, अमाउंट टू बी पेड फॉर एडवांस हमने क्यों निकाला, ये हमने इसलिए निकाला 126.72, क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है 126.72 पे, इसलिए तो हमने जो है पिंक से इसको हाईलाइट किया। टोटल कमीशन है 3, ये 3 हो जाएगा, फिर ये तो 4 से मल्टीप्लाई करो, एनुअलाइज करो। इंटरेस्ट है 5.28 करो, 21.2 पूरा एनुअलाइज करो। सेविंग क्या हो रही है आपको, सेविंग क्या हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 6 लाख, और बैड डेब्ट जो है वो बैड डेब्ट 6 करोड़ पे कैलकुलेट होगा, तो बैड डेब्ट भी 6 करोड़ पे कैलकुलेट हो गया। अब समझना पड़ेगा, ये वापस चीज़ आई कि 6 करोड़ पे 1.75% कैलकुलेट हुआ। अब इसमें बैड डेब्ट की सेविंग कितनी हुई, 80% की सेविंग हुई ना, क्योंकि 20% रिकॉर्ड्स है, तो फैक्टर टुक 80%, फैक्टर ने 80% लिया, सामने वाला 20% बियर करेगा। तो जो अर्लियर बियर करते थे 100% रिस्क बियर करते थे, पर नाउ अब जो बियर करते हैं वो सिर्फ 20% रिस्क बियर करते हैं। तो पहले 100% रिस्क बियर होता था, अब सिर्फ 20% रिस्क बियर होता है, तो सेविंग हो गया 80% का। तो इस तरीके से जो है सेविंग माइनस करके जो है हमारा कॉस्ट आया 18.72 जो है कॉस्ट वो 126.72 पे कैलकुलेट हुआ, और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ गया। सो इस तरीके से जो है हमने इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाला। ये सारी माथापच्ची इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग के लिए है, सारी माथापच्ची है अमाउंट पेड टू बी फैक्टर, अमाउंट पेड टू बी बाय द फैक्टर। आती बात क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 में भी ऐसा है कि आर लिमिटेड कंसिडरिंग फैक्टरिंग प्रपोजल ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग डेटा। सेल दे के रखा है, रिसीवेबल दे के रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बैड डेब्ट, कलेक्शन पीरियड दे दिया, फैक्टर रिजर्व दे दिया 20%, और बैंक प्राइम लैंडिंग रेट दे दिया 8%, और आर लिमिटेड इज एबल टू गेट वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एट BPLR, फैक्टर चार्ज अ प्रीमियम 4.6% ओवर BPLR ऑन द एडवांसेस मेड टू आर, 4.6% ज़्यादा दे दिया। एज्यूम 365 डेज इन ईयर, ऐसे करते हुए चल रहा है। अब सी,
इधर हमको जो है कैलकुलेट द वायबिलिटी ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल, इधर हमको वो इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन नहीं करने का, ठीक है। तब इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन नहीं करने का है तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करने का, फिर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं और जो कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है, बेनिफिट्स और कॉस्ट पे हमको चलना है, ठीक है। तो सी अब हमको क्या करना है कैलकुलेशन, अगर हम क्वेश्चन 14 कर रहे हैं, ऐसा है कि फैक्टरिंग प्रपोजल है, सेल्स है 540, रिसीवेबल है 12%, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 1.25। अब देखो ये जो कॉलम है इन हाउस मैनेजमेंट और फैक्टरिंग प्रपोजल है। इन हाउस मैनेजमेंट करोगे तो ऐसा, फैक्टरिंग प्रपोजल करोगे तो ऐसा। इन हाउस मैनेजमेंट करोगे तो बैड डेट पे लगेगा। और कलेक्शन पीरियड फैक्टरिंग प्रपोजल में ऐसा है कि कलेक्शन पीरियड 30 दिन का है, और यही जो है इधर कलेक्शन पीरियड हमारा इन हाउस मैनेजमेंट में ज़्यादा होगा। तो एस्टिमेटेड सेल है और रिसीवेबल है 12% ऑफ सेल, कलेक्शन पीरियड इधर 30 डेज है। सो अगर हम बात करें तो इधर जो है इन हाउस मैनेजमेंट की बात करिए और फैक्टरिंग प्रपोजल की बात करिए। अभी जो रिसीवेबल है ये 12% है, रादर देन ये अमाउंट के ये 12% ऑफ सेल्स है, ठीक है। या तो आपको क्रेडिट पीरियड दे दे या तो आपको परसेंटेज दे दे, तो 540 का 12% कैलकुलेट हो गया तो 64.8 आपका जो है रिसीवेबल हो जाता है, ठीक है। तो 64% जो है आपका, तो इस तरीके से जो है आप 30 डेज़ का भी जो आप कलेक्शन पीरियड निकाल लो तो 30 डेज़ का भी आप रिसीवेबल निकाल लो, तो एक जो होगा आपका रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फैक्टरिंग प्रपोजल में, ठीक है, तो फैक्टरिंग प्रपोजल में यही है कि रिसीवेबल कलेक्शन डेज हो गया, फैक्टर रिजर्व तो चलो ठीक है, और लैंडिंग रेट 8% है। अब सबसे पहले जो है फाइनेंस कॉस्ट सेविंग, वही रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो ये फैक्टरिंग है रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट। तो इसमें अब फैक्टरिंग का बता के नहीं रखा है कि रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है। अब नॉन रिकोर्स है मतलब कि बैड डेट विल बी बियर बाय द फैक्टर, ठीक है। बैड डेट तो फैक्टर बियर करेगा, अगर नॉन रिकोर्स है तो बैड डेट फैक्टर बियर करेगा, और रिकोर्स में बैड डेट फैक्टर बियर नहीं करेगा। चलो जो भी केस हो, फाइनेंस कॉस्ट होगा, ठीक है। अब जब फाइनेंस कॉस्ट हुआ तो सिंपल सी बात है 20.42 आपका जो है 20.42 किस तरीके से निकला कि 20.42 आपका डेप्ट कम हुआ है तो उसका 8%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग हो गई। तो पहले फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगता था पर अब नहीं लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पहले लगती थी अब वो नहीं लगती, तो 1.25 हो गया नॉन रिकोर्स में। और रिकोर्स में क्या होता है कि बैड डेट जो है वो कौन बियर करेगा, वो बैड डेट बियर करेगा फैक्टर, जो बैड डेट है। तो सी हमारा फाइनेंस कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग तो हो गई। सेविंग इन बैड डेट, क्या बैड डेट की सेविंग माना जाएगा इधर रिकोर्स कॉस्ट में? तो कायदे से तो रिकोर्स कॉस्ट में सेविंग इन बैड डेट भी मानना चाहिए था। रिकोर्स में क्या होता है, रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, ओके रिकोर्स फैक्टर में तो उल्टा होता है ना, रिकोर्स मतलब कि नॉन आएगा, मतलब कि बैड डेट विल नॉट बी बाय द फैक्टर, बैड डेट तो दोनों बियर करेंगे तो चलो नहीं आएगा। यही चीज़ जो है फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इधर भी आएगा, साथ ही साथ बैड डेट की सेविंग भी इधर हो जाएगी, तो टोटल बेनिफिट इधर और टोटल बेनिफिट इधर अलग अलग है। अब साथ ही साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये 4.6 है, ये जो 4.6 है, अब देखो 4.6 एडिशन पे जो है फैक्टर लैंड कर रहा है, 4.6 एडिशन पे जो है फैक्टर लैंड कर रहा है। तो एक तरीके से जो भी सेविंग है, क्या लिखा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट जो है 4.6 एडिशन पे फैक्टर लैंड कर रहा है, तो दोनों में होगा ये सीन तो दोनों में ही होंगे। क्या कि जो ट्रेड रिसीवेबल है 44.38 कितना परसेंट एडवांस कर रहा है, जब हम देखें एडवांस जो है वो एडवांस कितना परसेंट कर रहा है, 20% काट के 80% एडवांस कर रहा है वो, तो 0.08 करो तो हमारा कितना एडवांस है, 44.38 का 80% जो एडवांस है तो कितना एडवांस हो जाएगा, 44.38 का 80% 35.504 ये एडवांस हो गया। अब सिंस वो एडवांस हो गया, ठीक है, ये एडवांस दे रहा है तो ये एडवांस तो ज़्यादा रेट पे दे रहा है, ये एडवांस ज़्यादा रेट पे दे रहा है तो आपकी सेविंग और कम कर देगा, क्योंकि फैक्टर सेविंग क्रिएट कर रहा है पर फैक्टर एडवांस में भी तो ज़्यादा ले रहा है हमसे से, तो 4.6% का एडवांस हो गया। तो इस तरीके से जो है आप रिकोर्स फैक्टरिंग हो या नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग हो, जो भी हो, रिकोर्स फैक्टरिंग हो तो फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करो, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में नॉन रिकोर्स है तो फैक्टरिंग प्रपोजल तब भी एक्सेप्ट ही हो रहा है। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन होता है,
ठीक। और यही हमारा जो है तरीका था कि हमको कैसे कैरी करना है। तो इधर जो है लैंडिंग एट प्रीमियम, तो अदर फैक्टर कॉस्ट में लैंडिंग एट प्रीमियम आया, ठीक है। बट इसमें जो है अभी तक फैक्टरिंग का चार्जेस नहीं ऐड करा, तो ठीक है, फैक्टरिंग का चार्जेस इधर नहीं होगा। ओके, आती है बात हमारे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये फाइन बैंक और रफ बैंक वाला ये अच्छा ही क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम ही है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखे तो इसके बाद वाला क्वेश्चन तो शायद काट देना चाहिए, वो तो सेम ही है। 1 सेकेंड, राइट, इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम है। इसके बाद वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पर ये फाइन बैंक और रफ बैंक वाला क्वेश्चन करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 16, ओके, ये नहीं करना हमको, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक ओवर किया है। क्वेश्चन नंबर 15 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।